जीके एंड जीएस के इस पार्ट में हम बात करेंगे गुप्त काल। ठीक है, सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे और जितने क्वेश्चन बन सकती है सभी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पार्ट में आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। और एक बात, जैसे कि वो पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर ही नहीं बताता हूँ, साथ ही साथ उसका जो व्याख्याय है उस व्याख्याय को जितना हो सकता है उतना मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह, ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन, ध्यान दीजिए ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, घटोत्कच, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा श्रीगुप्त, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो था वही था गुप्त वंश का संस्थापक। ठीक है, चलिए इसके व्याख्याय को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, जो आपका गुप्त वंश था, ठीक है, प्राचीन भारत के प्रमुख वंशों में से एक माना जाता था उसको। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा ये कि जो श्रीगुप्त था, ठीक है, उसका जो शासनकाल था 240 से लेकर 280 ईस्वी तक ही था। ठीक है, और जो कि आपका गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा भी था। अभी अभी आपने जाना कि जो गुप्त वंश है उसका संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त था। ठीक है, अब श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र कौन आया, घटोत्कच आया। ठीक है, वही शासक बनता है। उसके बाद इस वंश का जो प्रथम प्रतापी राजा, ठीक है, जो प्रतापी राजा अगर बात करें इस वंश का, तो वो कौन बना, चंद्रगुप्त प्रथम ही बना। ठीक है, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह की। तो चंद्रगुप्त की पत्नी कौन हुई यहाँ पे, कुमार देवी, जो कि राजकुमारी थी कहाँ की, लिच्छवी वंश की। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए किस वंश की, लिच्छवी वंश की। ठीक है, जिससे इसे वैशाली दहेज में प्राप्त हुआ था। देखिए, जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया किससे, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसको क्या मिल रहा है, दहेज में क्या मिलता है, पूरा पूरा वैशाली प्राप्त हो जाता है। यानी वैशाली वो जीता नहीं था, वैशाली उसको दहेज में, ठीक है, एज ए डाउरी उसको मिला था। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, गुप्त वंश में सबसे पहले रजत मीन्स सिल्वर, ठीक है, जिसको चांदी बोलते हैं। ठीक है, चांदी के सिक्के जो है वो चंद्रगुप्त के द्वारा ही चलाया गया। ये चीज़ भी आप याद रखें, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आई होप सभी पॉइंट आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गुप्त किसके सामंत थे। गुप्त जो थे वो किसके सामंत थे, आपको बताना है। ऑप्शन चाहिए तो ये देखिए, मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, या फिर आगे का ऑप्शन को भी देखिए, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होना चाहिए, आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, कुषाणों के। ठीक है, कुषाणों के जो गुप्त थे, ठीक है, वो किसके सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कोई व्याख्या करने का है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज, ठीक है, उपाधि है महाधीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के किस शासक ने ये उपाधि धारण की थी, जिस उपाधि का नाम क्या है, महाधीराज। ठीक है, आपको बतानी है। तो ये रहा ऑप्शन, देखिए क्या है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, या फिर समुद्रगुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त ने ही, चलिए टिक करता हूं, बिल्कुल चंद्रगुप्त ने ही महाधीराज की उपाधि धारण की थी। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ व्याख्या करने को भी है नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको मैच करना है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मैच आपको कर देता हूँ। देखिए पहला क्या है, प्रयाग या फिर इलाहाबाद परिस्थिति बोल लीजिए, ये अभिलेख है। तो ये अभिलेख किसके द्वारा खुदवाई गई थी, तो ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, यानी कि ए का आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे 1। ठीक है, उसी तरह से विल्सड जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुमारगुप्त, यानी कि बी नंबर हो जाएगा आपका 2। उसके बाद देखिए भित्री स्कंदगुप्त, बहुत आसान है, ये याद रखिए। देखिए आप इंडिविजुअली भी याद रखिए एक एक का।
ठीक है, डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन में अलग अलग आपसे पूछ देता है कि बताइए प्रयाग या फिर इलाहाबाद परिस्थिति अभिलेख किसने खुदवाई थी, तो आपको याद होना चाहिए कि समुद्रगुप्त। ठीक है, तो उसी तरह से भित्री यानी कि सी नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, भित्री जो हो जाएगा स्कंदगुप्त यानी कि 3, सी नंबर 3 हो जाएगा। तो बचा क्या 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर में क्या था, देखिए 4 नंबर में आपका मंदसौर लेक, तो मंदसौर लेक क्या हो जाएगा, मधुवर्मन, यानी 4 का आपका हो जाएगा, सॉरी आप ऐसे लिख लीजिए, डी का क्या हो जाएगा 4, एक ही बात है, डी का क्या हो जाएगा 4। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको कंटिन्यू देखने को मिल रही है, मैच किया हुआ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। तो ये देखिए पहला नंबर ऑप्शन है आपको कंटिन्यू, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा व्याख्या जान लेते हैं इस सभी के बारे में। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है अभिलेख और जिसके द्वारा, किस राजा के द्वारा ये खुदवाया गया है, इन सभी के बारे में थोड़ा सा व्याख्या में पढ़ लेते हैं ताकि क्या हो और भी अच्छी तरह से हमारा जो है वो तैयारी हो पाए। देखिए क्या बोल रहा है व्याख्या में, पहला व्याख्या तो ये बोला है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। ठीक है, ये याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है यहाँ पे। जो प्रयाग प्रशस्ति था वो गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा, ठीक है, रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी में लाया गया, ठीक है, लाए गए और अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। ठीक है, कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि उसके विलसेड अभिलेख से तथा अंतिम तिथि का अनुमान उसके चांदी के सिक्के से होता है। काफ़ी अच्छा सा पॉइंट है। जो कुमारगुप्त था, आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो कुमारगुप्त के शासन की अगर प्रथम तिथि का बात करें तो उसके विलसेड अभिलेख से, लेकिन अंतिम तिथि का अगर बात करें तो उसके द्वारा अनुमान उसके चांदी के सिक्के, जो चांदी के सिक्के थे उससे ही होता है। ठीक है, शुरुआती विलसेड अभिलेख से और अंतिम तिथि जो है उसके चांदी के सिक्के से होती है। आगे देखिए, अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्रों तथा हुणों से हुए युद्धों का भी विवरण आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। जो अभिलेख है, ठीक है, स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है, ठीक है, उस अभिलेख में आपको वंशावली और पुष्यमित्र तथा हुणों से हुए युद्धों का भी विवरण आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इस अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। ये जो आपका स्कंदगुप्त जो है वो कुमारगुप्त का, ठीक है, कुमारगुप्त जो प्रथम था उसका पुत्र था और उत्तराधिकारी था। ये कहाँ से पता चलता है, तो इस अभिलेख से ही पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको सभी डिस्क्रिप्शन जो भी मैंने व्याख्या करके आपको बताया सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और क्या गणितज्ञ भी था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, एसएससी 2002 का क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए आपका आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को और एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपसे बोला है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी। ठीक है, मतलब दरबार में कौन सा भाषा बोला जाता था, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा भाषा वो लोग दरबार में यूज़ करते थे आपको बताना है। तो देखिए वे लोग जो यूज़ करते थे ना जिस भाषा को, वो संस्कृत ही था। ठीक है, कौन सा भाषा था, संस्कृत भाषा था। देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ये लास्ट, तो लास्ट वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे इसके जो व्याख्या है, इस व्याख्या को पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। बोल रहा है कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी, आपने अभी भी जाना। और बोल रहा है कि कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल में भारतीय इतिहास का क्या बोल रहा है, क्लासिको युग। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्लासिको युग, या फिर इसको बोल लीजिए अथवा स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
जो गुप्त काल है इसको गुप्त काल के इतिहास को स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? ठीक है, कहकर पुकारा था, आपसे बोला है बेसिकली यहाँ पे। देखिए काफ़ी बार पूछा गया, एसएससी 2002, आरआरबी, एएसएम, जीजी 2003, 2004, यूपीपीएससी 1990, सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ है। ठीक है, पीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। बोल रहा है कि इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन पुकारा था? ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रही होगी। पहला क्या है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को ही क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया था। किसने कहा था? तो जो इतिहासकार वी.ए. स्मिथ था, कौन इतिहासकार, जो आपका वी.ए. स्मिथ था, उसने ही भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है। अच्छा, इसके थोड़ा सा जो व्याख्या है उस व्याख्या को भी पढ़ लीजिए। देखिए खास व्याख्या है नहीं, बस वही जो अभी मैंने आपको बताया कि जो वी.ए. स्मिथ था, ठीक है, जो कि इतिहासकार है वी.ए. स्मिथ, इसने ही भारत का नेपोलियन किसे कहा तो समुद्रगुप्त को कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये रहा ऑप्शन, पहला है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे ऑप्शन को भी देखिए, या फिर स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे टिक करता हूँ। बिल्कुल स्कंदगुप्त जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा व्याख्या को भी जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए क्या बोल रहा है कि हुनों का जो आक्रमण है, ठीक है, गुप्त वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन, स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था। ये तो अभी आपने जाना। ठीक है, इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। ठीक है, हुनों की पराजय हुई थी। ठीक है, भीतरी अभिलेख, ठीक है, जिसे गाजीपुर का अभिलेख भी कहा जाता है, कि 8वें श्लोक में हुनों के साथ युद्ध का उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो हुनों के साथ युद्ध हुआ था किसका, स्कंदगुप्त का, कहाँ से पता चलता है ये एक अभिलेख से पता चलता है। उस अभिलेख का नाम क्या है, भीतरी अभिलेख। ठीक है, भीतरी अभिलेख का जो 8वां श्लोक है वहीं से आपको पढ़ के पता चल जाएगी। आगे देखिए, हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी याद रखिए आप, क्योंकि डायरेक्ट इससे पूछा जाता है कि बताइए गुप्त वंश के किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और क्यों की थी। ठीक है, तो किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ने क्या की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया, ठीक है, कि गुप्त वंश को क्या स्वर्णकाल, भारतीय इतिहास को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कला एवं स्थापत्य के लिए काफ़ी ज़्यादा विकास पे था, है ना। कला और जो स्थापत्य था वो गुप्त वंश में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर पहला वाला आपका हो जाना चाहिए, कला और साहित्य। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अजंता शिलाकृतियाँ किससे संबंधित है। ठीक है, जो अजंता शिलाकृतियाँ वो किस वंश से संबंधित है, बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन देखिए और बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन देखिए, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या फिर गुप्त काल से। तो राइट आंसर भी क्या होना चाहिए यहाँ पे, गुप्त काल होना चाहिए। ठीक है, गुप्त काल आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो अजंता शिलाकृति है किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। चलिए फिलहाल बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे।
ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि जो कालिदास थे वो किसके राज कवि थे, आपको बताना है। तो ये रहा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन यहाँ पे, देखिए आपसे क्या क्या बोल रहा है ऑप्शन में। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी बोलते हैं, या फिर हर्ष का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका होना चाहिए क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। इसी का दरबारी कवि कौन था, कालिदास था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा व्याख्याय भी इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए व्याख्याय में आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे आपसे बता रहा है कि जो कालिदास था वो संस्कृत भाषा के महान कवि, ठीक है, और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर ही रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप एवं मूल तत्व निरूपित है। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि जो कालिदास थे वो तो एक संस्कृत के महान कवि और नाटककार तो थे ही, लेकिन उनके जो भी बुक्स वगैरह, जो भी दर्शन है, जो भी पौराणिक कथाएँ वगैरह है, ठीक है, वो किसको आधार बना कर लिखी गई है, वो भारतवर्ष के जो जीवन दर्शन, ठीक है, जीवन और दर्शन है, उसी को आधार बना के उस मूल तत्व के रूप में यूज किया गया है, निरूपित किया गया उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला कि कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का भी स्थान तक देते हैं। ठीक है, उन्हें राष्ट्र कवि भी मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा ही। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो अजंता चित्रकारी है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको बतानी है। तो ये रहा ऑप्शन, पहला है जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से ही संबंधित था क्या, संबंधित था क्या, है। ठीक है, अभी भी जो अजंता चित्रकारी जो है अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बताइए कि अजंता जो है, ठीक है, अजंता की गुफाएं आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी। ठीक है, कमेंट में आंसर बताइए। चलिए अब इसके जो डिस्क्रिप्शन है, इसका व्याख्या को थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसको और अधिक गहराई से जानते हैं। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है कि जो आपका पतकालीन चित्रकला था, ठीक है, चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने आपको कहाँ से प्राप्त होंगे, अजंता से ही प्राप्त होगी। ठीक है, उनकी विषय वस्तु थी पशु पक्षी, वृक्ष, फूल, मानव कृतियाँ और जातक कथाएं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जातक कथाएं हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएंगी अजंता चित्रकारी में। ठीक है, अब क्या बोला है, जो भित्ति चित्र है छतों पर और पहाड़ी दीवारों पर बनाए जाते थे। गुफा नंबर 9 में चित्र में जो बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाते हुए दर्शाया गया है। जो गुफा नंबर 9 है, इतना आपको जानना नहीं है, ठीक है, बस आप नॉलेज के लिए जानकर रखिए। जो गुफा नंबर 9 है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, आपको ऐसे चित्र देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु है, ठीक है, वो कहाँ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, वो स्तूपों की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये थी व्याख्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था। ठीक है, मतलब वह कौन सा विश्वविद्यालय था आपको बताना है जो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध था। ठीक है, ऐसा विश्वविद्यालय का नाम बताना है। तो बहुत ही इजी सा है, गुप्तकाल से संबंधित है चूंकि, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका गुप्तकाल ही, आपका नालंदा हो जाएगा, क्योंकि गुप्तकाल में नालंदा जो है वही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थी। तो ढूंढ लीजिए ऑप्शन में अच्छा नालंदा कहाँ पे, तो ये रहा नालंदा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नालंदा। चलिए थोड़ा सा नालंदा के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, अब देखिए जो नालंदा है, ठीक है, वो कहाँ है, बिहार में है, आपको पता है। तो बिहार का जो राजधानी है पटना, ठीक है, पटना का दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर स्थित आपको क्या मिल जाएगी, नालंदा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, प्रथम क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई थी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या बना था, एक बौद्ध विहार का स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, गुप्तों के द्वारा। अच्छा, चीनी यात्री ह्वेन सांग लिखता है, क्या लिखता है कि इसका
संस्थापक जो है वो कौन था? शक्रादित्य था। कौन था? शक्रादित्य। किसके अनुसार? तो ह्वेनसांग के अनुसार, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना कराई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। इसकी सुप्रसिद्ध उपाधि महेंद्रद्वितीय थी। ठीक है, इसकी मतलब जिसकी जो सुप्रसिद्ध उपाधि थी, किसकी? जो आपका शक्रादित्य था, क्या था वो? महेंद्रादित्य था। ये कौन बता रहा है आपको इतना? ये सब बता रहा है आपका चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है, वो आपको इस तरह से उसके लेख में आपको इस तरह का जो स्टेटमेंट है देखने को मिल जाएगी। 5वीं सदी से 6ठी सदी आते आते यह विश्वविद्यालय न केवल भारत अपितु अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रतिष्ठित हो गया। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि देश विदेश से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, अच्छा, मौर्य और कुषाण काल गुप्त काल का पूर्ववर्ती काल है, जबकि पालों के समय में नालंदा अपने उत्कर्ष पर था। जो पाल वंश थे उस समय नालंदा जो आपका था वो क्या था? और भी ज़्यादा उत्कर्ष रूप में देखी जाती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप डिस्क्रिप्शन जो है आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। अच्छा, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सिंपल सा क्वेश्चन है। एरन अभिलेख जो है किस शासक से है आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ये रहा ऑप्शन, देखिए ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, आगे का ऑप्शन को देखिए क्या, या भानुगुप्त। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए आपका भानुगुप्त। ठीक है, जो एरन अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त ने ही एरन अभिलेख को लिखवाया था। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एरन अभिलेख आखिर था क्या। देखिए, जो एरन अभिलेख आपका था, ठीक है, जो एरन नामक ऐतिहासिक स्थान के मध्य प्रदेश जो स्थान है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ठीक है, एरन अभिलेख कहाँ पे है? तो यह है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। अच्छा, प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम क्या था? एरिकिन। ठीक है, एरिकिन लिखा गया था। जो एरन अभिलेख है वो अगर प्राचीन सिक्के पे देखें तो इसका नाम क्या मिल जाएगा? एरिकिन। ठीक है, एरन से एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ था जो लगभग 510 ईस्वी का माना जा रहा है, जो भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसे भानुगुप्त, इसे क्या कहते हैं? इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। यह अभिलेख भानुगुप्त के मंत्री कौन? गोपराज, ठीक है, के बारे में है। माना यह जाता है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज उनके साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिससे गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। ठीक है, इसी वजह से इस अभिलेख को एरन का सती अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, एरन अभिलेख को और किस एक नाम से जाना जाता है? तो सती अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि जो आपने अभी भी जाना, क्योंकि जो भानुगुप्त था उसका एक मंत्री था, कौन? गोपराज। ठीक है, कौन था? गोपराज। ठीक है, जो वीरगति को प्राप्त हुआ था, ठीक है, युद्ध में लड़ते लड़ते। ठीक है, जिसके वजह से जो गोपराज की पत्नी थी उसको क्या होना पड़ा था? सती होना पड़ा था। इसीलिए इस अभिलेख का और एक नाम क्या पड़ गया? सती अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए, मैं एक ह्वेनसांग और दूसरा फाहियान, ठीक है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है, और जो फाहियान था, ठीक है, जो फाहियान था वो जाएगा आपका, वो तो आपसे पूछा ही है, बताइए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको और थोड़ा अच्छे से डीपली जानते हैं। देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें जानने को, फिर भी जो स्टेटमेंट है कुछ व्याख्या दिया है, इसको पढ़ लीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था। ठीक है, याद रखिए, आपको पता होना चाहिए। वैसे भी फाहियान जो था वो क्या था? चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और वो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा था। ठीक है, ये था उसका समय काल। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था और उसका डिस्क्रिप्शन भी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं बताने को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको इस
क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक स्टेटमेंट आपको बताया था। तो क्या राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए गुप्त काल। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे गुप्त काल। बस गुप्त काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फाहियान कहाँ का निवासी था। देखिए अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट में बताया 15 नंबर क्वेश्चन में, जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताया। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका चीन, चीन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सेतु बंध का रचनाकार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। सेतु बंध का रचनाकार जो है वो कौन था, प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन जो है वो किस वंश का था, शासक था, आपको बतानी है। तो ऑप्शन आपको दिख रही होगी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका वकाटक। ठीक है, वकाटक वंश का शासक था कौन, सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसे कविराज कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्राई कर सकते हैं आप। तो राइट आंसर होना चाहिए समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था, कविराज कहा जाता था। ठीक है, चलिए अच्छा इसकी व्याख्या को जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या बोल रहा है कि जो हरिसेन के शब्दों में समुद्रगुप्त का चरित्र इस प्रकार का था। कैसा चरित्र था, हरिसेन क्या बोलता था उसको, किस तरह के चरित्र के बारे में बता रहा है कि उनका जो मन विद्वानों के सत्संग सुख का क्या था, व्यसनी था। ठीक है, मतलब उनका मन हमेशा विद्वानों के सत्संग में लगा रहता था। उसके जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का क्या था, अविरोध था। ठीक है, वो वैदिक मार्ग का क्या था, अनुयायी था। तो ऐसे स्टेटमेंट कौन बता रहा है, हरिसेन के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट बताया गया है। ठीक है, जिसके कारण ही क्या बोला जाता है समुद्रगुप्त को बोला जाता है क्या, कविराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में क्या सक्रोपम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सक्रोपम, किसको, स्कंदगुप्त को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट आंसर आपका होना चाहिए कहोम स्तंभ लेख। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आंसर आपको डायरेक्टली बता दिया। कहोम स्तंभ जो हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो बस इस सेशन में इतना ही। देखिए मैंने 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्वेश्चंस बताए, साथ ही साथ जो भी डिस्क्रिप्शन बन सकता था वो डिस्क्रिप्शन में बताया, ताकि आपका जो क्वेश्चन पे पकड़ जो और अच्छी से हो पाए। ठीक है, तो देखिए मैं इस ढंग का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के फॉर्म में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का करवा चुका हूँ, जिसको आपको प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वहीं से जाके जो बाकी के जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी पॉइंट्स है उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले जीके एंड जीएस के पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।